नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर प्रसाद। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर चौथा होने वाला है, जो आपका शिक्षण अभिरुचि विषय है उसमें का। और इससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो पिछले 3 क्लास जो शिक्षण अभिरुचि अर्थात जो आपका सीडीपी है उसमें का 3 क्लास मैंने अभी तक की ले चुका है, तो उनको भी जा करके देख लीजिए। क्योंकि देखिए, आपका जो प्री बी एड और प्री डी एल एड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का है ना, उसमें का जो आपका जो सब्जेक्ट है शिक्षण अभिरुचि अर्थात जो सीडीपी है उसमें का सिलेबस में जितना भी टॉपिक है सारा सिलेबस को हम लोग कवर करते हुए आ रहे हैं, जिसमें जो आपका जो टॉपिक रहेगा आज का ना, वो देखिए शिक्षण व्यवसाय एवं व्यवसाय संबंधी सूचनाएं। ठीक है, उसके अलावा इसमें का जो रहेगा वो टोटल 15 क्वेश्चन इसमें का रहेगा, जो आपका शिक्षण अभिरुचि है उसमें का। और जो आपका जो है हिंदी का, ठीक है, हिंदी के में संधि हम लोग पढ़ेंगे और उसमें का आपका टोटल 5 क्वेश्चन इसमें का रहेगा। टोटल आपका 20 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे पहला जो हिंदी आपका सब्जेक्ट है उसमें का केवल और केवल 10 नंबर के आने वाले हैं आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें। और जो शिक्षण अभिरुचि है उसमें का बोलोगे ना तो 30 नंबर का उसमें का आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो सीडीपी है ना उसके साथ साथ हिंदी को भी कवर करते हुए चलेंगे। और ये जो अभी का जो प्रश्न रहेगा ना उसमें का जितना भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, तो उस सभी ऑप्शन का हम लोग व्याख्यात्मक रूप से हुए जाएंगे। क्योंकि देखिए, केवल और केवल एक क्वेश्चन मेरा कराना मकसद नहीं है, उस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन रहेंगे ना उस ऑप्शन को भी आपको समझाना मेरा मकसद रहेगा, उस टॉपिक को, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, चल हम लोग ना सबसे पहले हिंदी का 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले अपने मन से आप खुद से प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं तो आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, अगर आप लोग को देखिए, सबसे पहला प्रैक्टिस आप लोगों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी विषय को लेकर के पढ़ना और प्रैक्टिस। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को लेकर एग्जाम में, उतना ही ज़्यादा आसानी से आप लोग सही आंसर पे टिक मार सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, हिंदी का मैं टोटल 5 क्वेश्चन लाया हूँ, वो सबसे पहला क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। प्रश्न पहला क्या कहता है देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और खुद से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्वर जो संधि है उसके कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ए 2, ऑप्शन नंबर बी हो गया 3, ऑप्शन नंबर सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 5। तो कितने भेद होते हैं आपको बताने हैं। चलिए 5 सेकंड का टाइम है। क्रमांक 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक डी हो जाएगा 5। कैसे, तो देखिए, स्वर संधि की अगर की बात करोगे ना, स्वर संधि की बात करोगे तो स्वर संधि की जो टोटल 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं तो देखिए, स्वर संधि के 5 प्रकार में पहला जो होता है वो है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, याद करते हुए चलेगा। दूसरा जो होता है वो गुण स्वर संधि होता है। तीसरा जो होता है वो वृद्धि स्वर संधि होता है। चौथा जो होता है वो यण स्वर संधि होता है। और पांचवा जो होता है वो अयादी स्वर संधि होता है। ठीक है, और उसके अलावा एक चीज़ आपको मैं और बता दूं इस प्रश्न में, देखिए, अगर ये स्वर संधि ना रहे ना, स्वर ना लिखा रहे ना, तो देखिए अब इसको हटा देता हूँ। चलिए, ठीक है, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा। देखिए, तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो अगर संधि के कितने भेद होते हैं ये प्रश्न आ जाए ना, तो उसका जो आंसर रहेगा वो बी हो जाएगा। कैसे, तो केवल देखिए, संधि के जो भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, केवल संधि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि होता है, विसर्ग संधि होता है और व्यंजन संधि होता है। 3 प्रकार से संधि होता है। और अगर कहीं स्वर संधि की बात करें ना, केवल और केवल स्वर संधि की बात करें, तो स्वर संधि की बात करेंगे ना तो 5 प्रकार के होते हैं, और सिर्फ संधि की बात करेंगे तो वो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसको आपको याद रखने हैं दोनों को। और एक बात आप लोग और जान लो, जो ये स्वर संधि है ना उसमें से हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है, कम से कम 2 नंबर का आपके उसमें का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है उसमें तो आएगा ही आएगा। स्वर संधि जो होता है ना, मतलब संधि का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से भी पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को देखते हैं। आप दूसरा का भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं आपको सारे प्रश्न का उत्तर देते जाऊँगा और इसको समझाते हुए भी जाऊँगा। प्रश्न दूसरा, सूर्योदय शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है। अर्थात ये जो सूर्योदय शब्द है ना, ये सूर्योदय वो किस संधि का प्रकार है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए गुण स्वर संधि, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन सी यण स्वर संधि या ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि। कौन सा स्वर संधि है जल्दी से बताइए, फिर मैं इसका आंसर दूंगा आपको। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 गुण स्वर संधि हो जाएगा सूर्योदय का। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा। कोई भी अगर कि देखिए संधि में अगर आपको शब्द देते हैं, जैसे ये देखिए सूर्योदय दिया है, ठीक है, तो सूर्योदय का सबसे पहले आप लोग संधि विच्छेद करना पड़ेगा। ठीक है, संधि विच्छेद कैसा होगा, सबसे पहले लिखिए, ये देखिए सबसे पहला ये सूर्य लिखोगे, उसके बाद प्लस होगा, उसके बाद क्या होगा उदय, उदय, ये सूर्योदय हो गया, इससे संधि विच्छेद। अब देखिए, ये सूर्य धन उदय ये मिलकर क्या बना आपका सूर्योदय। तो इसमें बदलाव परिवर्तन क्या आया, देखिए परिवर्तन बोलोगे ना तो देखिए सूर्योदय है ना, ये बड़ी की मात्रा सूर्योदय,
ये सूर्योदय हो गया ना। तो देखिए इसमें क्या परिवर्तन आया, इसमें जो हम लोग ये देखिए सूर्य धन उदय किए हैं, तो इसमें क्या परिवर्तन आया, ये जो एक मात्रा जो है ना, देखिए ए की मात्रा, ठीक है, उसका परिवर्तन आया है ना। और जो ये रारेफ की ये तो पहले से है, लेकिन ए की जो मात्रा है ना उसका परिवर्तन आया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुण स्वर संधि को आपको पहचानने का जो तरीका है वो है, सबसे पहला संधि विच्छेद करोगे और संधि विच्छेद में क्या परिवर्तन आया ये देखोगे। अगर परिवर्तन में आपको ना ए की मात्रा देखने को मिलेंगी, ठीक है, या ऐसे मात्रा देखने को मिलेंगी, या सिर्फ ऐसे करके जो रारेफ अगर इसमें परिवर्तन हुआ तो आपका जो संधि संधि होगा ना वो गुण स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ऑप्शन बी जो वृद्धि स्वर संधि है ना, वृद्धि स्वर संधि को पहचानने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले एक शब्द ले लेता हूँ जलौक, ठीक है, ये लौ और ये का हो गया, ठीक है, ये लौ की मात्रा हो गया। तो ये जलौक जो है तो उसका संधि विच्छेद आप करोगे जल, ठीक है, धन ओक, ठीक है, ये जलोक हो गया। अब इसका जो परिवर्तन हुआ रूप जो आएगा वो क्या आएगा, जलौक, ठीक है। तो जल धन ओक सिंगल ओ की मात्रा है ना, ये कैसे हुआ, लौ ओ की मात्रा में डबल में बदल गया, तो लौ की मात्रा में बदला ना। तो अगर आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर इस ऐसे जो शब्द आएंगे उसमें ए की मात्रा, ठीक है, औ की मात्रा ऐसे जो आएगा ना, उस ये मात्रा जो आएगा वो केवल कहलाएगा वृद्धि स्वर संधि कहलाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन क्रमांक सी को देखिएगा ना, तो ऑप्शन क्रमांक सी में ना यण जो स्वर संधि है ना, अगर य में परिवर्तन होता है, ठीक है, कोई भी शब्द एक शब्द मैं लेता हूँ प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक, ये आपका प्रत्येक एक शब्द हो गया। इसका सबसे पहले आप संधि विच्छेद करोगे, ठीक है, तो प्रति, ठीक है, प्रति धन एक, ठीक है, इसका जो संधि विच्छेद ये किया, ठीक है। ये इसमें या नज़र आ रहा है क्या, ये जो आपने जो संधि विच्छेद किया क्या, नहीं नज़र आ रहा है ना। लेकिन ये परिवर्तन होने के बाद क्या हुआ, प्रत्येक, तो या कुछ नए शब्द आया, इसमें या जुड़ा है ना। तो अगर कोई ऐसा शब्द जो संधि विच्छेद हुआ है और संधि विच्छेद होने के बाद अगर या इस या में परिवर्तन होता है, अर्थात इसका जो पूर्ण रूप है ना, अर्थ है ना, वो या में परिवर्तन होता है, या आता है ना, तो ये यण स्वर संधि कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इन शब्दों को पहचानना है, ये जो संधि है उसको पहचानना है, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा। और उसके अलावा बता दो दीर्घ स्वर संधि जो होता है ना, अगर आपका स्वर में परिवर्तन होता है आ ई उ ए ओ, ये इसमें अगर ये परिवर्तन होगा तो वो दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग दूसरा प्रश्न को समझ गए होंगे कि उसका क्या आंसर किस प्रकार से मैं बताऊं उसको, तो आप तीसरे का जवाब आसानी से दे सकते हो। सबसे पहला प्रश्न तीसरे को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। अति प्लस आवश्यक किस संधि का उदाहरण है, अर्थात जो ये शब्द है ना अति प्लस आवश्यक, वो किस संधि का उदाहरण है आपको ये बताना। ऑप्शन ए अयादी स्वर संधि, ऑप्शन बी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन सी दीर्घ स्वर संधि, या ऑप्शन डी यण स्वर संधि। मैंने अभी आपको बताया है कि ये कौन से स्वर संधि का उदाहरण होता है, जल्दी से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर डी यण स्वर संधि हो जाएगा। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये जो संधि विच्छेद पहले से हुआ है अति धन आवश्यक, उसको ध्यान से देखिए। और ये अति आवश्यक जो संधि विच्छेद है उसका जो पूर्ण रूप होगा वो क्या होगा, तो इसका जो पूर्ण रूप होगा वो अत्यावश्यक होगा, ठीक है। तो अत्यावश्यक, तो अत्यावश्यक ये देखिए इसका जो पूर्ण रूप है ये वो अत्यावश्यक ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या परिवर्तन इसमें आया, देखिए इसमें यह आपको नज़र आ रहा है कुछ नया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई भी संधि दिया है, ठीक है, और उसका पूर्ण रूप में या में परिवर्तन हो रहा है तो वो कौन सी संधि होगा, यण स्वर संधि हो जाएगा। समझ में आया ये वाला। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पूरे आपके टोटल 5 क्वेश्चन जो हिंदी के रहेंगे वो आपका संधि से ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, अर्थात जो ये मनोरथ शब्द है ना उसका संधि विच्छेद क्या होगा, ध्यानपूर्वक देख के बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए मनुर्धन अथ, ऑप्शन बी मनः धन अरथ, ऑप्शन सी मनोधन रथ, या ऑप्शन डी मनः धन रथ। क्या उसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर डी मनः धन रथ हो जाएगा। कैसे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा ना तो समझ में आएगा। मनोरथ का जो संधि विच्छेद जो उपयुक्त सही आंसर होता है ना वो मनः धन रथ ही होता है, ठीक है। अब एक प्रश्न और आता है, अगर इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए, ठीक है, मनः धन रथ कौन सी संधि का है, तो आप उसको कैसे पहचानोगे। तो मनः धन रथ जो है ना वो आपका विसर्ग संधि में आएगा। कैसे, तो जब भी आप इस प्रकार से जो मनः धन रथ जो डॉट डॉट दिया है ना, इस प्रकार अगर कि कभी भी किसी भी शब्द में आता है तो वो विसर्ग संधि का ही वो ऑप्शन रहता है, वही करेक्ट होता है इसका। अंतिम क्वेश्चन क्या है, देखिए 5वां क्वेश्चन, ये एकदम इजीली है अगर थोड़ा सा समझोगे तो, ठीक है। संधि किसे कहते हैं,
आपको ये बताना है कि संधि किसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए वर्णों के मेल को, ऑप्शन बी देखिए वाक्यों के मेल को, ऑप्शन सी शब्दों के मेल को, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 5 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्णों के मेल को। देखिए संधि किसे कहते हैं, तो संधि वर्णों के मेल में जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। या इस प्रकार से आप बोल सकते हो, संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। तो क्या होता है इसमें उपयुक्त आंसर इसका, वर्णों का मेल होता है, ना कि वाक्यों का मेल होता है और ना ही शब्दों का मेल होता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो आपका शिक्षण अभिरुचि है, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आपका जो शिक्षण अभिरुचि है उसका जो आज का जो टॉपिक है वो शिक्षण व्यवसाय एवं व्यवसाय संबंधी सूचनाएं। अब ये व्यवसाय संबंधी सूचना क्या होता है इसको थोड़े से आप समझ लीजिए, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो, शिक्षक भी एक व्यवसाय ही होता है, ठीक। तो आप अपना जब शिक्षक का दायित्व जब निभाते हो तो उसको किस प्रकार से आप निभाते हो, आप बच्चों को किस नज़रिए से देखते हो, क्या केवल इसे आप एक शिक्षक का जो जॉब है उसे आप एक जॉब की तरह, मतलब एक व्यवसाय की तरह देखते हो, या इसे अपना एक जो सेवा होता है उस प्रकार से देखते हो, और बच्चों को आप किस प्रकार से मदद कर सकते हो। अगर आपको अलग अलग सिचुएशन मिलता है स्कूल में एक शिक्षक के रूप में, तो आप उसे किस प्रकार से हैंडल कर सकते हो। तो इन सारी बातों को इस टॉपिक में कवर करना है, ठीक है। और यही कहता है ये जो शिक्षण व्यवसाय एवं व्यवसाय संबंधी सूचना है, ये सारा चीज़। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को वहाँ खड़े रखोगे, मतलब उस क्वेश्चन को अपने आप से जोड़ोगे, उसके बाद इसका आंसर दोगे, तब आप आराम से बना पाओगे। और एक बात मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपको पॉजिटिव आंसर ही लेना है, किसी प्रकार के निगेटिव आपको नहीं लेना है। अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव आंसर लेना है, निगेटिव बोला है तो निगेटिव लेना है। अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो निगेटिव आंसर कभी भी आपको नहीं लेना है। चलिए आपका शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और इसका आंसर अपने मन से पहले देने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं तो इसका आंसर दूंगा ही आपको। प्रश्न 6वां, शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण पहलू इनमें से क्या है। अर्थात जो शिक्षण अभिरुचि जो आपका विषय है, तो इसका महत्वपूर्ण पहलू क्या है, ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन ए देखिए, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। ऑप्शन बी देखिए, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता। ऑप्शन सी, छात्र की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का टाइम है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। कैसे, तो सबसे पहले देखिए, अगर आप भविष्य में शिक्षक हो या शिक्षक बन चुके हो, ठीक है, तो आपका दायित्व क्या है, जब भी आप बच्चों को शिक्षण दोगे अर्थात पढ़ाओगे, तो उनको क्या करोगे, उनको रुचि उत्पन्न कराने की कोशिश करोगे, उसको उन्मुख करोगे, उनको जो पसंद आए उस प्रकार से आप रुचिकर बना करके पढ़ाओगे। तो इसलिए शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता करोगे। और ये बाकी ऑप्शन कैसे नहीं होगा, तो सबसे पहले देखिए, शिक्षण रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता। तो आप शिक्षण को रोजगार उन्मुख नहीं, आप बच्चों को सिर्फ सक्षम बना रहे हो, मतलब उसको अपने सही गलत का फैसला लेने, इन सारी चीज़ को बारे में सिखाने वाले हो, ठीक है। आप एक बेहतर नागरिक बनाने वाले हो बच्चों को, लेकिन शिक्षण उन्मुख बनाना आपका कार्य नहीं है, ठीक है। उस प्रकार सी को देखोगे तो सी क्या बोलता है, देखिए, छात्र की क्रियाशीलता पर अंकुश अंकुश लगाने वाली बात तो हमको बिल्कुल भी नहीं करनी, उपयुक्त सभी भी नहीं होगा। इसलिए प्रश्न क्रमांक 6वां का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 7वां को देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और उसको अभी आप खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्या कहता है। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करेंगे। मतलब ये कह रहा है कि आप अगर किसी क्लास में पढ़ा रहे हो और पढ़ाने के दौरान आप कोई त्रुटि करते हो अर्थात कोई गलती कर देते हो, तो उस गलती की ओर कोई छात्र जो है वो आपको संकेत करता है कि सर आपने ये गलती की बोल के, ठीक है, तो आप उसका क्या रिप्लाई करोगे, आप क्या करोगे, ये बताना है आपका। ऑप्शन ए, दूसरे दिन अच्छी तरह से तैयारी करके आएंगे। ऑप्शन बी, छात्र को कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे। ऑप्शन सी, स्वीकार कर लेंगे। या ऑप्शन डी, छात्र को चुप रहने के लिए कहेंगे। तो उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वीकार कर लेंगे होगा। कैसे, तो सबसे पहले बताइए, अगर आप पढ़ाते समय कोई गलती कर रहे हो और छात्र उसको बताता है कि सर आपने ये इस प्रकार से थोड़ी सी गलती की है, तो उनको स्वीकार कर लेना ही आपका श्रेष्ठ एक शिक्षक की पहचान है। ना कि उनको आप बोलोगे कि आप दूसरे दिन तैयार होकर अच्छे से आएंगे, तैयार होना अच्छी बात है, लेकिन आप स्वीकार कर लोगे तो उस बच्चे की नज़र में आप अच्छे रहोगे। और उसके अलावा देखिए, छात्र को कक्षा के बाद मिलने कहेंगे, कक्षा के बाद भी आप नहीं बोल सकते, उन्हें चुप भी नहीं करा सकते, क्योंकि बच्चे आपको देखकर सीखेंगे, इसलिए।
चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को देखिए और ध्यानपूर्वक इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? अर्थात जो एक अध्यापक होता है वो किसके प्रति जवाबदेही होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए को देखिए समाज तथा छात्र के प्रति, ऑप्शन बी अभिभावकों के प्रति, ऑप्शन सी सरकार के प्रति या ऑप्शन डी प्रधानाचार्य के प्रति। किसके प्रति जवाबदेही होता है बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाज तथा छात्र के प्रति। कैसे? तो एक जो अध्यापक होता है वो समाज और छात्र के प्रति ही उत्तरदायी होता है, ना कि प्रधानाचार्य के प्रति, ना ही सरकार के प्रति और ना ही अभिभावकों के प्रति। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा को निःशुल्क करने से क्या होगा? अर्थात अगर प्राइमरी शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया है वो बात की बात अलग है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। अगर प्राइमरी शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए तो क्या होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए स्कूल में शिक्षा का स्तर गिरेगा, ऑप्शन बी अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, ऑप्शन सी साक्षरता बढ़ेगा या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए साक्षरता बढ़ेगा। कैसे? अभी के डेट में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे दिया गया है तो वो सभी बच्चे बिना शुल्क के स्कूल आ रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा आपका साक्षरता बढ़ेगा ना, ठीक है? तो इसलिए उपयुक्त सभी भी नहीं होगा, स्कूल की शिक्षा गिरेगा ये भी नहीं होगा और अध्यापक इसे गंभीरता से भी नहीं लेंगे, ये दोनों निगेटिव है, ठीक है? तो पॉजिटिव आंसर जो बोला है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10वां क्या कहता है ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक अध्यापक का मुख्य दायित्व है, अर्थात आप एक अध्यापक हो तो आपका मुख्य दायित्व क्या हो जाएगा ये बताना है। ऑप्शन ए नियमित रूप से समय पर स्कूल आना, ऑप्शन बी स्कूल के कार्य में सहयोग देना, ऑप्शन सी नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाना या ऑप्शन डी बच्चों की विकास का समुचित ध्यान देना। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? बच्चों के विकास का समुचित ध्यान देना। कैसे? तो देखिए आपको नियमित स्कूल आना है वो तो आपको आना ही है, ठीक है? लेकिन ये उपयुक्त आंसर नहीं होगा, ठीक है? स्कूल के कार्यों में सहयोग देने ये तो आपको देना ही है, ठीक है? लेकिन ये भी उपयुक्त आंसर नहीं होगा। उसके अलावा नियमित रूप से कक्षा में आना, आप तो आओगे ही नियमित रूप से कक्षा में आना, लेकिन ये भी उपयुक्त आंसर नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्रश्न में जो दिया गया है उसमें आपको पॉजिटिव आंसर लेना है, सबसे पॉजिटिव, ठीक है? तो बच्चों के विकास का समुचित ध्यान देना ये इसका पॉजिटिव आंसर हो जाता है सबसे ज़्यादा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? अर्थात कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो पढ़ते वक्त भी ध्यान नहीं देते, तो आपको उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए या विकसित करने के लिए आप क्या करोगे आपको ये बताना है। ऑप्शन ए बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धति को अधिक रोचक एवं व्यवहारिक बनाएंगे, ऑप्शन सी कक्षा में जोर से बोलेंगे या ऑप्शन डी छात्र व छात्राओं को अधिकाधिक दंडित करेंगे। ये अधिकाधिक है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षण पद्धति को अधिकाधिक रोचक एवं व्यवहारिक बनाएंगे। कैसे? तो देखिए आप कक्षण शिक्षण पद्धति को अधिकाधिक रोचक और व्यवहारिक बनाएंगे ना तो सबसे ज़्यादा बच्चे उसमें उसका ध्यान जो रहेगा वो केंद्रित होगा और क्लास में जल्दी आएगा और पढ़ने में भी वो रुचि लेगा, इसलिए उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। प्राय किसी व्यवसाय का चयन निर्भर करता है, अर्थात किसी व्यवसाय का आप चयन करते हो तो वो निर्भर किस पे करता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए उस व्यवसाय में प्रवेश की संभावनाओं पर, ऑप्शन बी उस व्यवसाय से होने वाले धन उपार्जन पर, ऑप्शन सी व्यवसायिककर्ता की रुचि एवं योग्यता के आधार पर या ऑप्शन डी विद्यालय में चयनित विषय के आधार पर। क्या इसका आधार होना चाहिए बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यावसायिककर्ता की रुचि एवं योग्यता के आधार पर। कैसे? तो देखिए कोई भी व्यवसाय आप तब चयन करते हो, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो आप शिक्षक बनना तब चयन कर रहे हो जब आपका रुचि है पढ़ाने में, ठीक है? आपको अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, इसलिए आप व्यवसाय का चयन कर रहे हो, उस प्रोफेशन का चयन कर रहे हो। तो उपयुक्त आंसर जो 12 का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यावसायिककर्ता की रुचि और योग्यता के आधार पर। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अर्थात जो शिक्षक होते हैं वो राष्ट्र के निर्माता हैं, तो ये जो कथन कहा गया है उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? जवाब आप ये बताइए। ऑप्शन ए यह केवल एक आदर्श वाक्य है, ऑप्शन बी भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों की कुछ नहीं चल पाती, ऑप्शन सी यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह वास्तविकता है कि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र निर्माता में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता इसलिए कहा ही जाता है क्योंकि एक शिक्षक अनेक बच्चों को पढ़ाता है और वो बच्चा आगे चलकर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, अलग अलग जो प्रोफेशन उसमें जाता है और वो राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान देता है। तो इसलिए उपयुक्त आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न 14 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अध्यापन आरंभ करने से पहले शिक्षक को छात्र के पूर्व ज्ञान की जांच कर लेनी चाहिए, जिससे अर्थात आप लोग अध्यापन प्रारंभ करो अर्थात पढ़ाने वाले हो बच्चों को, और पढ़ाने से पहले आपको बच्चों की पूर्व ज्ञान की जांच कर लेनी चाहिए। क्यों, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए, शिक्षक अपना मनोरंजन कर सके। ऑप्शन बी, छात्र शोर ना कर सके। ऑप्शन सी, शिक्षक छात्रों को अपने वश में रख सके। या ऑप्शन डी, शिक्षक छात्र की कठिनाइयों को जान सके। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षक छात्र की कठिनाइयों को जान सके। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझ में आएगा। कोई भी शिक्षक जब पहली बार किसी कक्षा में पढ़ाने जाता है तो उनको ये बच्चों का लेवल नहीं पता, अर्थात ये नहीं पता कि बच्चा कितना जानता है और कितना नहीं जानता। अगर वो हिंदी पढ़ाने वाले तो हिंदी पढ़ना बच्चे जानते हैं या नहीं जानते। तो इसलिए कोई भी शिक्षक, जब हम लोग भी ना स्कूल इंटर्नशिप में जाते थे तो क्या होता था कि हम लोग को भी ना सबसे पहला बोला जाता था कि जब किसी भी कक्षा में आप जाओ, अगर 5वीं में जाओ, छठवीं में जाओ, 7वीं में जाओ, तो सबसे पहला बच्चों की आप पूर्व ज्ञान का जांच करोगे, अर्थात ये देख लोगे कि अगर वो कोई कोई चीज़ को जानता है या नहीं जानता, उस आधार पर आप लेवल को सेट करोगे पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला ये उपयुक्त हो जाता है कि शिक्षक जो होता है वो छात्रों की कठिनाइयों का पता चलता है कि कई लोग बच्चे होते हैं वो हिंदी पढ़ना जानते हैं कि नहीं जानते। नहीं जानते तो थोड़ा सा कम लेवल से पढ़ाओगे, अगर सारे बच्चे हिंदी पढ़ना जानते हैं तो थोड़ा अच्छे लेवल से पढ़ाओगे। तो इसलिए पूर्व ज्ञान का पता कर लेना जरूरी है, क्योंकि छात्रों की कठिनाइयों को जाना जा सके। तो इसलिए जो इसका उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उसके अलावा अगर कि काटते हुए भी बोलोगे ना, तो देखिए, शिक्षक अपना मनोरंजन के लिए थोड़ी ना करेगा। छात्र शोर ना करे, ये भी नेगेटिव। उसके बाद शिक्षक छात्र अपने वश में कर सके, तो तीनों के तीनों नेगेटिव है और इसलिए इसका पॉजिटिव आंसर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, अर्थात आकलन जो आपका, आकलन का मतलब परीक्षा जो होता है ना, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए आपको ये लेना है। ऑप्शन ए, विद्यार्थी की त्रुटियों को रेखांकित करना। ऑप्शन बी, अधिगम में कमियों की पहचान एवं उपचार करने के लिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश दिए जाने के लिए। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिगम में कमियों की पहचान एवं उपचार करने के लिए। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश देने के लिए, आपका अगली कक्षा में प्रवेश देना या सिर्फ जो होता है ना कि डायरेक्ट पास कर दो, तो वैसा काम करना आपका नहीं है उद्देश्य। किसी भी बच्चे की त्रुटियों को रेखांकित करना आपका काम नहीं है। आपको ये नहीं बताना है कि ये बच्चा ये नहीं जानता बोल के, आपको अच्छा बनाना है बच्चों को। तो इसका जो पॉजिटिव आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप किसी कक्षा में पाठ को पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। अर्थात इसको सरल तरीके से मैं समझाऊँ आपको ना, तो देखिए, अगर आप किसी कक्षा में जाते हो और कोई पाठ को पढ़ाते हो, ठीक है, बच्चों को, तो कोई बच्चा एक ऐसा होता है जो, अगर आप लोग हिंदी पढ़ा रहे हो तो वो इंग्लिश या गणित से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ देता है, ठीक है, या पढ़ा रहे हो हिंदी लेकिन पूछ रहा है क्या, गणित या इंग्लिश से प्रश्न पूछ दे रहा है, ठीक है। तो आप उसको क्या कहोगे, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। ऑप्शन बी, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन सी, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे। या ऑप्शन डी, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। कैसे, तो इसलिए बाकी प्रश्न नहीं होगा। तो अब देखिए, बाकियों को बता रहा हूँ। ऑप्शन क्रमांक ए को देखिए, उसे असंबंधित प्रश्न की अनुमति देंगे। आप पढ़ा रहे हो उसे हिंदी, लेकिन वो पूछ रहा है गणित का, ठीक, तो ये बताओ, अगर हिंदी का ही प्रश्न पूछते तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता, लेकिन वो आप पढ़ा रहे हो हिंदी, लेकिन हिंदी का जवाब ना देकर के वो गणित का पूछ रहे हैं, तो उस टाइम उसे बोलोगे कि आप कक्षा के बाद जो पूरा हो जाए विषय उसके बाद आप प्रश्न पूछ
सकते हो, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। नहीं, आप इसे कोई भी प्रश्न बच्चा पूछता है, क्योंकि बच्चा क्यूरियोसिटी होता है, वो जानने की जिज्ञासा होता है, तो आप उसको प्रश्न पूछने के लिए मना नहीं कर सकते। तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। उसे गैर दंडित तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं बोला था ना, नेगेटिव पॉइंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप कक्षा के बाद उसे उत्तर देंगे, ये उपयुक्त हो जाएगा। क्योंकि अगर सेम विषय के लिए अगर अगर उनका प्रश्न होता तो फिर तुरंत बोलने की अनुमति देते, ऑप्शन नंबर ए हो जाता। लेकिन क्या हुआ, ये दूसरे विषय से कर रहे हैं, तो ऑप्शन क्रमांक डी हो जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका भी आंसर दीजिए खुद से पहले। जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य है, अर्थात कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसका क्या तात्पर्य होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं। ऑप्शन बी, बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया। ऑप्शन सी, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन कर लेनी चाहिए। या ऑप्शन डी, शिक्षण व्यवस्था फेल हुई। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षण व्यवस्था फेल हुई। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कोई कक्षा में आप पढ़ा रहे हो, अर्थात किसी विद्यालय में आप पढ़ा रहे हो, और उस विद्यालय का अधिकतर बच्चा अगर फेल हो जा रहा है, ठीक है, या उस क्लास का लगभग 5-10 बच्चा भी फेल हो जा रहा है, तो गलती बच्चे की नहीं है, एक शिक्षक की होती है जो मैनेजमेंट करता है। अगर आप पढ़ा रहे हो तो क्यों आप नहीं समझा पा रहे बच्चों को, और क्यों बच्चा फेल होगा, ये एक टीचर की गलती होता है, मैनेजमेंट करता की गलती होता है। तो इसलिए शिक्षण व्यवस्था ही फेल हो जाएगा, वो उपयुक्त आंसर डी हो जाएगा। और अगर कि इसको एलिमिनेशन से बनाना चाहो तो कैसे बनेगा, बच्चे की पढ़ाई के लिए योग्य नहीं, आप किसी भी बच्चे को योग्य नहीं ये नहीं बोल सकते हो, ठीक है, निगेटिव आपको बिल्कुल नहीं लेना है। बच्चे ने उत्तर का सही तरीके से याद नहीं किया, आपको ये बता दूं, बच्चों को रटंत पद्धति बिल्कुल भी आपको नहीं कराना है, आपको बच्चों को सिखाना है, रटाना बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट ट्यूशन की बात तो आप कर भी नहीं कर सकते स्कूल में, और अगर आप प्राइवेट ट्यूशन की बात करोगे तो फिर एक टीचर होने के नाते आपको पढ़ाने का मतलब ही क्या हो जाएगा। इसलिए जो उपयुक्त आंसर है वो डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा खुद से। परिवार एवं आस पड़ोस बच्चों की समाजीकरण की खाली स्थान है, अर्थात जो परिवार और उसके आस पड़ोस है ना, उसका नेबर जो है ना, वो बच्चों की समाजीकरण की खाली स्थान है, क्या है उसको आपको बताने हैं। ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक एजेंसियाँ। ऑप्शन बी, प्राथमिक एजेंसियाँ। ऑप्शन सी, माध्यमिक एजेंसियाँ। या ऑप्शन डी, द्वितीयक एजेंसियाँ। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक एजेंसियां। कैसे, तो थोड़े से समझने की कोशिश कीजिएगा। परिवार एवं आस पड़ोस, अर्थात एक बच्चा का जो परिवार होता है और उसके आस पड़ोस अर्थात पड़ोसी होते हैं, वो बच्चों की प्राथमिक एजेंसियां होती है, मतलब प्राथमिकता होती है। सबसे पहला जो उसका शिक्षक होता है वो उसकी माँ होता है, बोलता है ना। उसके बाद द्वितीयक में जो आता है वो उसका विद्यालय होता है। द्वितीयक अगर की बात एजेंसियाँ होती है ना, तो वो विद्यालय हो जाता है। लेकिन प्राथमिक में उसके बच्चे का परिवार, उसका आस पड़ोसी प्राथमिक होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है, अर्थात एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक मूल्य का विकास किस प्रकार से विद्यार्थियों में करोगे, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। ऑप्शन बी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। ऑप्शन सी, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। या ऑप्शन डी, उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आदर्श रूप में बर्ताव कर। कैसे, तो थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा वो आप अनुशासन की विकसित में हमेशा बच्चों के प्रति एकदम कठोर व्यवहार अर्थात अनुशासन नहीं लगा सकते, ठीक है। जो बच्चे होते हैं वो उड़ता पंछी के समान होता है, ठीक है, वो कहीं भी जा सकते हैं, अर्थात तो उसका जो विचार होता है वो निश्चिंत होता है, हमेशा आपके अनुशासन में बंद करके नहीं रह सकता। इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखिए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, आप सिर्फ बोल करके बच्चों को बता सकते हो लेकिन समझा नहीं सकते, अच्छे सामाजिक मूल्य का विकास नहीं कर सकते। उन्हें कहानी सुनाकर, कहानी सुनते हैं बच्चे लेकिन उसको फॉलो अधिकतर नहीं करते, वो सुनते हैं, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, वो बात अलग है। लेकिन इसका जो उपयुक्त आंसर जो रहेगा ना वो आदर्श रूप में बर्ताव करके, अगर आप एक आदर्श रूप में आप उनके प्रति बर्ताव करेंगे ना तो वो अच्छे से सीखेंगे कि मेरा टीचर ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसे करने चाहिए। इसलिए 19 का जो उपयुक्त आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियोस का अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा खुद से, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, अर्थात जो शिक्षण विधि अर्थात आप पढ़ाते हो ना तो उसमें का प्रजातांत्रिक विधि कौन सी नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन बी, सामूहिक परिचर्चा, ये परिचर्चा है, ठीक है। ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि। या ऑप्शन डी, सहभागी विधि।
तो प्रश्न क्रमांक बी का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्याख्यान विधि। कैसे? तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, शिक्षण विधि का प्रजातांत्रिक नहीं है, अर्थात नेगेटिव प्रश्न बोला गया है, प्रजातांत्रिक विधि नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिएगा ना, तो प्रोजेक्ट जो विधि है वो प्रजातांत्रिक विधि, अर्थात कक्षा में जो पढ़ाया जाता है वो प्रोजेक्ट विधि से भी पढ़ाया जाता है, मतलब दृश्य श्रव्य के माध्यम से दिखा करके। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा ना, सामूहिक परिचर्चा, अर्थात बच्चों के बीच आप परिचर्चा तो करते हो, चर्चा से ही आप तो बच्चे को पढ़ा पाते हो ना, किसी चीज़ को अपना जो अपनी बातें हैं उनको रख पाते हो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो ऑप्शन डी को देखिए, सहभागी विधि, आप किसी पाठ को पढ़ाते हो उसमें बच्चों को भी शामिल करते हो, चाहे वो कहानी के माध्यम से हो, कविता के माध्यम से हो, चाहे वो गतिविधि के माध्यम से हो, आप सहभागी भी बनाते हो बच्चों को। और शिक्षण पद्धति ये भी कहता है कि बच्चों को आपको शामिल करना है, तो इसलिए जो रहेगा ना वो प्रजातांत्रिक विधि में ये तीनों ही ना पॉजिटिव हो जाएगा। और निगेटिव प्रश्न पूछा है तो आपको निगेटिव आंसर व्याख्यान विधि, अर्थात भाषण देना आपका काम नहीं है। तो इसी प्रकार से और भी हम हमेशा वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, क्योंकि आज का ये 20 प्रश्न था, ठीक है, व्याख्यात्मक रूप से। और भी हम लगातार, जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, 22 मई को आपका एग्ज़ाम है, और जब तक कि आपका एग्ज़ाम खत्म ना हो जाए तब तक कि हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे, और आपका बेहतर तैयारी हो सके इसलिए। और आपका किसी भी प्रकार से सवाल हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे उसका आंसर देने की। और जल्द ही हम लोग जो रहेगा ना वो सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न लेकर के आएंगे, क्योंकि सारे विषय को हम लोगों ने धीरे धीरे कर करके कवर भी करने हैं इसलिए। ठीक है, तो अगर इसी प्रकार की क्लास और भी चाहते हो, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएँ, ठीक है, आपकी क्लास को लेकर आए, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले।